नमस्कार जोहार। मैं विकास चौबे स्वागत करता हूं आपको नागपुरी के क्लास में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं नागपुरी भाषा के विषय में। सबसे पहले तो भाषा के विषय में जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि नागपुरी में हमारा सिलेबस क्या है। तो जैसे कि ग्रेजुएट लेवल का कुछ कुछ एग्जाम है और कुछ जो है वो +2 लेवल का है। तो उसमें कुछ कुछ कॉमन है और कुछ कुछ बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले हम अभी फोकस करते हैं जो सामने जो हमारा एग्जाम है उसके परिप्रेक्ष्य में जो अभी वस्तुस्थिति है उसके अनुसार में अभी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है सीजीएल वगैरह, तो सबसे पहले उसका सिलेबस हम लोग डील करते हैं। तो यदि मैं बात करूं ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। पहला चीज क्या है, इसमें पहला चीज है आपका व्याकरण, फिर है आपका साहित्य। साहित्य में व्याकरण में आपको क्या मेनली पढ़ना है, वर्ण, ध्वनि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, समास, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति वगैरह, वो तो मैं प्राकृत साहित्य में का पार्ट है, प्राकृत साहित्य का पार्ट है, देन उसको डील किया जाएगा। अब साहित्य में दो प्रकार के साहित्य पढ़ना है हमको। सबसे पहले तो एक है लोक साहित्य और एक है शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य, इसमें लोक साहित्य और मैं एक और पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूं यहाँ पे, लोक संगीत। तो हमारे झारखंड में मेनली जो नागपुरी है, नागपुरी का जो भाषा वगैरह है उसमें गीतों का बहुत ज्यादा महत्व है, संगीत का। संगीत और नृत्य एक साथ चलते हैं। तो इसमें लोक संगीत भी हम लोग को पढ़ना है, कुछ कुछ हम लोग उसको देख लेंगे। तो साहित्य का मेनली दो पार्ट है, एक लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य में क्या क्या पढ़ना है मुझे, तो शिष्ट साहित्य में भी दो पार्ट है। एक है आपका बन केवरा, भाग 1, और अंगना, दो है, बन केवरा, अंगना। तो कुल मिलाकर के हमको क्या क्या पढ़ना है, बन केवरा भाग 1, अंगना, लोक साहित्य, लोक संगीत और व्याकरण, ये मेनली पढ़ना है। और ये सब पूरा सिलेबस है ग्रेजुएट लेवल का। यदि मैं बात करूं इंटर लेवल का, +2 लेवल का, तो +2 लेवल में ये जो व्याकरण का मेन पोर्शन सारा है, ये एकदम क्या है कि आपका कॉमन है, पढ़ना ही पढ़ना है। रही बात लोक साहित्य में, तो लोक साहित्य में जो प्रकीर्ण साहित्य है, इसके अंदर में जो पार्ट आएगा प्रकीर्ण साहित्य, एक काम करता हूं कि मैं इसको फ्रेश सारा कुछ बता देता हूं कि क्या क्या पढ़ना होगा +2 लेवल के लिए। ये सारा कुछ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये ग्रेजुएट लेवल का है, ये स्नातक स्तरीय ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है। अब मैं बात करूंगा +2 लेवल का।
नागपुरी में व्याकरण ज्यों का त्यों है यथावत बना रहेगा, आपको पूरा चीज पढ़ना होगा। लोक साहित्य में इसका जो पार्ट है प्रकीर्ण साहित्य पढ़ना होगा आपको। प्रकीर्ण साहित्य में मेनली जो है वो आपका कहावत हो गया, कहावत, मुहावरा, पहेली, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको प्रकीर्ण साहित्य में। और शीर्ष साहित्य में आपको कुछ में आपको पढ़ना है बनफूल और कुछ में आपको पढ़ना है मंजर भागवन। ये ठीक है, ये चीज हो गया आपका +2 लेवल का, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लिख सकते हैं। ये पूरा सिलेबस है। तो कुछ कुछ पार्ट कॉमन है और कुछ कुछ पार्ट जो है बिल्कुल अलग है ग्रेजुएट लेवल से। तो सबको हम लोग देखेंगे विथ फैक्ट एंड डिटेल। इस क्लास में आपको वही डाटा दिया जाएगा जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बिल्कुल विस्तृत ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से दिया जाएगा। और मैं बता रहा हूं कि कोई भी लोग, चाहे जितने भी दिग्गज लोग हैं, कोई भी क्वेश्चन सेट करे, कहीं से भी क्वेश्चन सेट करे, आपको इस क्लास से उतना एप्रोप्रिएट डाटा दिया जाएगा जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है वो छूटे ना, आप हर क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपर्ली दे सकें, ऐसा आपको डाटा दिया जाएगा, ऐसा डील किया जाएगा, ऐसा पढ़ाया जाएगा आपको इस क्लास में। ठीक है, अब हम चलते हैं नागपुरी भाषा के विषय में कि आखिर में नागपुरी भाषा है क्या, उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, झारखंड में भाषा, झारखंड में मेनली जो है वो 3 प्रकार के भाषाएं बोली जाती है, उसमें रचना की जाती है, प्रचलन में है। आग्नेय भाषा, आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो आग्नेय भाषा, इसको मैं स्किप करता हूं, अभी मैं बात करूंगा अभी आर्य भाषा का। तो आर्य भाषा में इसको हम आर्य भाषा कह सकते हैं या सदानी भाषा भी कह सकते हैं। सदानी भाषा, आर्य भाषा या सदानी भाषा मेनली 4 प्रकार के हैं, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली। ठीक है, द्रविड़ भाषा में 2 हैं, माल्टो और कुड़ुक। इसके अलावा आर्य और द्रविड़ के अलावा जितने भी भाषा हैं ये सब कौन सी भाषा है, आग्नेय भाषा है। संथाली, मुंडारी, हो, डॉट 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 इत्यादि, ये सारे भाषा लगभग में आग्नेय भाषा का प्रकार है। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये भाषा है। तो इस भाषा के विषय में जानकारी हमको आर्य भाषा में हमको ये पढ़ना है नागपुरी, हम चलेंगे नागपुरी की ओर। ठीक है, नागपुरी की जो है वो उद्विकास कैसे हुआ। आप लोग को पता है कि झारखंड में सबसे पहले जो है वो असुर जनजाति के लोग आए, असुरी भाषा वगैरह था। ठीक है, प्राकृतिक भाषा उन लोग का प्राकृत भाषा था। उसके बाद धीरे धीरे और भी जनजातियों का प्रवेश हुआ, सदानों का प्रवेश हुआ। तो उसके बाद में भाषा किस प्रकार उसका विकास हुआ उसका चर्चा हम लोग करेंगे। भाषा के विषय में अगर हम बात करें तो बोली और भाषा में सबसे पहले अंतर जान लीजिए कि बोली और भाषा में अंतर क्या है। जैसे कि नागपुरी बोली है कि नागपुरी भाषा है, कौन सा बोली क्या होता है, भाषा क्या होता है, तो बोली और भाषा में अंतर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बोली और भाषा में मेनली अंतर क्या है, तो भाषा में व्याकरण होता है किंतु बोली में नहीं होता। ठीक है, तो मेनली बोली और भाषा को सबसे ज्यादा अगर अंतर पैदा कर देता है तो क्या है, व्याकरण। ठीक है, तो जिसमें व्याकरण है वो हमारा बोली नहीं है बल्कि वो भाषा बन जाता है। भाषा की लिपि होती है और परंतु बोली की नहीं होती है। ठीक है, भाषा विस्तृत होती है, बोली क्षेत्रीय होती है।
यानी कि भाषा जो है उसका जो विस्तार होता है, उसका जो भौगोलिकता होता है वो विस्तृत होता है, और भाषा जो होता है क्षेत्रीय होता है, यानी कि कुछ क्षेत्र विशेष में एक जो बोली बोली जाती है वो बोली है, और बाकी जो भाषा होता है उसका विस्तार बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र में हो जाता है। ठीक है, तो वो भाषा बन जाता है। भाषा में नियमों की मोहताज होती है, यानी कि नियमों की मोहताज मतलब कि मोहताज मतलब होता है परिपूर्णता, उसका जो संपन्नता, तो यानी कि उसमें नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं, और बोली जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। कोई आदमी किसी प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे कि पेन को हम बोलते हैं अरे पेनवा, पेनवा बोल सकते हैं। बने बहुत सारा प्रकार है बोलने का। माने बोली जो होता है वो मेनली उसमें कोई अनुशासन नियम नहीं होते, वो बोली स्वतंत्र बोली जाती है, एक स्वतंत्र मनोवृत्ति की एक जो है अभिवृत्ति है। और इसमें जो है वो इसमें आपका जो नियम का मोहताज नहीं होता। ये आपका क्या है कि भाषा में नियम की मोहताज होती है, नियम होता है इसमें। प्रत्येक देश में भाषा जो है वो मेनली 3 रूप में देखा जाता है। प्रत्येक देश में भाषाएं जो होते हैं वो मेनली 3 रूप में देखा जाता है। कौन कौन भाई, उसके बारे में देख लेंगे हम। तो प्रत्येक देश में जो भाषा है वो 3 प्रकार के होते हैं, बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। निश्चित रूप से यहां से एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो है वो भाषा का 3 रूप कौन कौन सा है। तो मेनली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी का मतलब होता है कि आपको हर एक बिंदु पे अच्छा पकड़ होना। कहां से क्वेश्चन कौन सेट कर सकता है आपको नहीं पता, इसलिए यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा का 3 रूप कौन कौन सा है। तो उसमें सबसे पहले है बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। ये बोली क्या है, मैं पिछले अभी कुछ देर पहले बता चुका हूं कि बोली जो होते हैं वो क्षेत्रीय विशेष में बोले जाते हैं। अब भाषा अगर बन गया परिनिष्ठित भाषा, तो उसका जो है क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, और जो राष्ट्रभाषा है वो पूरा एक जो है वो देश में जो है बोली जाती है, ये पूरा देश का भाषा बन जाता है। तो इसका क्षेत्र जो है वो काफी बड़ा हो जाता है, विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। तो ये मेनली अंतर है बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बोली किसको कहते हैं। तो बोली जो है वो भाषा का जिन रूप का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह जो है समूह घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। भारत में तकरीबन 650 बोलियां, ध्यान दीजिएगा यहां पे, यहां पर बात हो रही है बोली की, बात हो रही है बोली की। तो बोली लगभग में कितना 650 बोलियां बोली जाती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो क्षेत्रीय विशेष में जो प्रकार जिस प्रकार की बोली होती है, जिसमें कि व्याकरण नहीं होती, जिसमें लिपि नहीं होती, वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। जैसे कि इसमें कहावत है कि आपका 3 कोस पे पानी बदले 7 कोस पे बानी, तो 7 कोस में यहां पर बानी बदल जाती है। बानी मतलब शब्द, बोली, तो बोली बदल जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरे भारत में लगभग में 650 यानी 650 बोलियां बोली जाती है, भाषा नहीं बोलियां। अब एक चीज देख सकते हैं आप कि इसमें जो बोली बोली जाती है उसमें कौन कौन है, जैसे पूर्वी बोली। पूर्वी बोली में कौन कौन है, जो पूर्व साइड में, जो देश के पूर्व साइड में, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी बोली के एक प्रकार हैं। बिहारी बोली में कौन कौन है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, अंगिया या अंगिका एक ही है। पश्चिमी क्षेत्र में ब्रज, बांगर, खड़ी बोली, कनौजी आदि। ठीक है, राजस्थान में जो बोली बोली जाती है उसमें मारवाड़ी, मेवाती, इस प्रकार का चीजें हैं। ठीक है, अब आपका परिनिष्ठित भाषा, एक सेकेंड, परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा का उदाहरण देख लीजिए कि क्या है परिनिष्ठित भाषा। आप ये चीज नोटिस कीजिएगा कि हमने सबसे पहले जो है ये बोली की प्रकार बताया, ये बोली का एक प्रकार है, ये पूर्वी बोली, बिहारी बोली। हम पिछले क्लास अभी पिछले कुछ देर पहले बताए थे ना कि बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा 3 प्रकार के जो है वो भाषाएं होती हैं। तो जो बोली है वो बोली में इतना इस प्रकार का जो चीजें हैं, क, ख, ग, घ, ये प्रकार का टाइप हो गया। और हम दूसरा में परिनिष्ठित भाषा था, मेरा क्या था, परिनिष्ठित भाषा।
तो परिनिष्ठित भाषा किसी भाषा में जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वह एक परिनिष्ठित भाषा बन जाता है। यानी कि अब इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिस भाषा में व्याकरण से परिष्कृत किया जाए, यानी कि व्याकरण जो है उसमें परिष्कृत किया दिया गया, यानी व्याकरण को समाहित कर दिया गया जिस बोली में, तो एक परिनिष्ठित भाषा हो गया। ठीक है, परिनिष्ठित भाषा, ध्यान दीजिएगा, परिनिष्ठित भाषा यानी कि उसमें जो बोली था उसमें व्याकरण ऐड कर दिया गया, तो उसमें क्या हो गया कि उसका तो सबसे पहले कि कुछ क्षेत्र विस्तार हो गया और उसमें व्याकरण ऐड कर दिया गया, तो एक परिनिष्ठित भाषा बन गया। राष्ट्रभाषा नहीं बना है अभी। क्यों? क्योंकि अभी उसमें उसका जो व्यापकता है, उसमें जो लिपि वगैरह है एंड और भी ज्यादा उसका क्षेत्र विस्तृत नहीं हुआ है, उसको देश एक्सेप्ट नहीं किया है अभी। तो बस केवल बोली में एक व्याकरण को ऐड कर देने से, व्याकरण को समाहित कर देने से वो परिष्कृत भाषा बन जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा का। तो किसी भी देश में जब परिनिष्ठित भाषा देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यापक रूप में प्रयोग में लाई जाती है तो वो राष्ट्रभाषा बन जाती है। यही पर आपका जो है वो चीज है कि जब परिनिष्ठित भाषा को देश की बहुसंख्यक लॉट्स ऑफ पीपल इन वन कंट्री, एक देश की बहुत सारे जो जनसंख्या या जनता द्वारा व्यापक रूप से उसको प्रयोग में लाई जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आप लोग को? चलिए हम बात करेंगे आगे इसके विषय में। अब हम आते हैं नागपुरी भाषा के विषय में। नागपुरी भाषा क्या है? अब वहां तक तो आप लोग देख चुके कि आखिर में बोली और भाषा क्या होता है। भाषा का 3 रूप है, बोली है, परिनिष्ठित भाषा है और राष्ट्रभाषा है। अब हम आगे देखेंगे नागपुरी भाषा के विषय में। तो नागपुरी भाषा, हम इस नागपुरी भाषा है तो चूंकि नागपुरी में ही अभी आपको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, उच्चारण करेंगे। नागपुरी भाषा नागवंशी राजकाल में राजभाषा का रूप में दर्जा मिलल रहे। आपको पता है कि 64वीं ईस्वी से लेकर के 64 ईस्वी से लेकर के 64वीं ईस्वी से लेकर के, अच्छे से लिख देते हैं, 64वीं ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, या फिर नागवंश राजकाल तक, ये जो है ये नागवंशी राजकाल में राजभाषा था। ये क्या था? राजभाषा था। जैसे कि क्या था कि नागवंशी शासन व्यवस्था, आपको पता है कि मदरा मुंडा जो थे वो अंतिम मुंडा जो है शासक थे और उसके बाद फिर जो है वो सत्ता परिवर्तन हुआ और वो अपना वो नागवंशी शासन व्यवस्था, क्या नाम, मुंडा जो शासन व्यवस्था था वो शिफ्ट हो गया नागवंशी शासन व्यवस्था की ओर। तो इट मीन्स कि वो जो है वो आपका पहले जो आपका नागवंशी जो राजा थे वो फणी मुकुट राय थे, तो वहां से आपका नागवंशी शासन राजकाल में ये राजभाषा के रूप में दर्जा मिला नागपुरी भाषा को। ठीक है, तो इसको जो है इके सदानी, सादरी, गंवारी, गौली, नागपुरिया कई ठो नाव में जानल रहे, मुदा अब इकर नाव नागपुरी खीर हो गया। यानी कि अब जो है वो नागपुरी नाम इसका फिक्स हो चुका है कि इसका नाम नागपुरी है। पहले जो लोग है इसको क्या बोलते थे? सदानी भाषा बोलते थे, सादरी भाषा बोलते थे, गंवारी बोलते थे, गौली बोलते थे, नागपुरिया बोलते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से निश्चित रूप से एक बन सकता है कि सबसे पहले कि नागपुरी भाषा को किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो 3 नाम दे देगा, एक और कोई अन्य नाम दे देगा। तो आपको अगर पता रहेगा कि नागपुरी भाषा को सदानी, सादरी, गंवारी, गौली, नागपुरिया कई भाषा के नाम में जाना जाता है, तो आप जो है जिस भाषा को नहीं, जिस नाम से नागपुरी भाषा नहीं जाना जाता आप उसको टिक आउट कर सकते हैं। इसलिए यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपका इस भाषा का जो इतिहास है, इस भाषा का इतिहास बहुत ही पुराना है कि इकर बारे में विद्वान मनक अलग अलग विचार है। इसके विषय में, नागपुरी भाषा के विषय में अनेक विद्वान मन अलग अलग विचार दे हैं, उके हमरे मन देखब अभी, तो वे ध्यान दें। डॉक्टर बीपी केसरी के मुताबिक नागपुरी क्षेत्र का पूर्ण इतिहास जीवंत और प्रभावशाली रहे और नागपुरी भाषा भाषी आर्यमन पूर्णा परिया से हिया कर माटी पानी में एकराय हो गए। अब आपको यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा,
यहां से आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि नागपुरी क्षेत्र का पूर्ण इतिहास जीवंत और प्रभावशाली रहे और नागपुरी भाषा भाषी आर्यमन पूर्णाय पर्या से, पूर्णाय पर्या मतलब होता है पुराना काल से, पुराना काल से, बहुत पहले से, हिया कर माटी पानी, हिया कर माटी, हिया मतलब झारखंड, हिया मतलब यहां पर आशा है झारखंड से, झारखंड कर माटी पानी में एकराय माने मिले हुए हैं या सने हुए हैं, ठीक है, एकराय हो गए, मिले, मिल गए, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज आपको मैं बताऊंगा, ये आपका स्टेटमेंट पूछ सकता है कि कहां कहां किसका स्टेटमेंट है कि नागपुरी भाषा क्षेत्र का पूर्ण इतिहास जीवंत और प्रभावशाली रहे और नागपुरी भाषा भाषी आर्यमन पूर्णा परिया से हिया कर माटी पानी में एकराय हो गए। ये स्टेटमेंट किसका है? भुवनेश्वर अनुज का, बीपी केसरी का, डॉक्टर जो है वो पीटर शांति नौरंगी का, फादर पीटर शांति नौरंगी का, या फिर डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का। तो आपको यहां पर अगर आप ये पढ़े रहेंगे, ध्यान दिए रहेंगे, तो आप ये चीज टिक आउट कर पाएंगे कि बीपी केसरी का ये जो है स्टेटमेंट है, ठीक है। अब डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज अपना शोध प्रबंध, ध्यान दीजिएगा कि नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक साहित्य में, यानी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का अपना शोध प्रबंध कौन सा है? नागपुरी लोक साहित्य, जो हम लोग को पढ़ना है इस सिलेबस में। वो क्या बोल रहे हैं कि नागपुरी लोक साहित्य कर आभारोक्ति में नागपुरी भाषा कर बाबैत कहीं है, माने कि इसका जो व्यापकता के बारे में कहे हैं, व्यापकता, बाबैत मतलब व्यापकता, उसके विस्तृतता के बारे में, उसका जो है वो प्रसार उसका जो प्रसार है, उसका जो भौगोलिकता है, उसके बारे में क्या बोले हैं? हिया विभिन्न प्रकार का जनजाति रहना उमनक आपन भाषा साहित्य, माने कि जहां पर झारखंड में विभिन्न प्रकार के जनजाति रहे हैं, ठीक ना, जनजाति माने जनजाति लोग रहते हैं यहाँ पे, उनका अपना भाषा साहित्य है। क्या है? अपना भाषा साहित्य, ध्यान दीजिएगा, उनका अपना भाषा साहित्य है। मुदा, मुदा माने होता है इसलिए, मुदा माने इसलिए, इसलिए ई मन ले नागपुरी भाषा एगो पुल तर रहे, पुल माने ब्रिज, सेतु, सेतु के रूप में कार्य करता था नागपुरी भाषा। ई भाषा कर बेगर ई क्षेत्र केकरो काम चले मुश्किल रहे, मुश्किल मतलब मुश्किल होना, मुश्किल था, मुश्किल था। मतलब क्या है इनका कहने का मतलब कि यहां पर आपका जो है, यहां से इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में और ये डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में जो स्टेटमेंट है, उसमें ये बोल रहे हैं भुवनेश्वर अनुज कि यहां पे झारखंड में अनेक प्रकार के जनजाति निवास करते हैं और उनका अपना भाषा साहित्य है, ठीक है। लेकिन जो नागपुरी भाषा है वो जनजाति और गैर जनजाति, यहां पर दो प्रकार में डिवाइडेशन होता है, एक जो है वो जनजाति और एक सदानी, समझे, गैर जनजाति को सदानी बोलते हैं हम लोग। तो इसके बीच में जो नागपुरी भाषा है वो पुल तर, यानी कि सेतु के तरफ जो है वो जैसा काम करता है, यानी कि उनका भाषा और उनका भाषा, दोनों का भाषा साहित्य के बीच में एक पुल जैसा, वो ब्रिज के जैसा काम करता है, ठीक है। ये कहना है आपका भुवनेश्वर अनुज जी का, ठीक है, ये भुवनेश्वर अनुज जी का अपना शोध प्रबंध नागपुरी लोक साहित्य में बोले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब डॉक्टर कुमारी बसंती क्या बोलती हैं? डॉक्टर कुमारी बसंती का मत है, अब यहां पर देखिए, नागपुरी भाषा झारखंड में जनजाति भाषा मन कर संगे और उमनक आपसी सहयोग से आपन विस्तार करलक, ई सब हिया कर नागपुरी, उराव और मुंडारी गीत मन में सफा दिसेलन। कहने का मतलब यह है कि कुमारी बसंती जी के अनुसार नागपुरी भाषा झारखंड में जनजाति भाषा मन के संगे उमनक आपसी सहयोग से, यानी कि जनजाति और गैर जनजाति दोनों के आपसी सहयोग से ये जो भाषा है वो विस्तार किया, और ये सब यहाँ नागपुरी, उराव, मुंडारी गीत, जो गीत हम आपको बताए हैं कि नागपुरी में गीतों का बहुत बड़ा महत्व है, तो उस प्रकार से नागपुरी जो है, नागपुरी, उराव और मुंडारी गीत में सफा दिखता है, मतलब कि उसका आपसी सहयोग, आपसी जो तालमेल है वो दिखता है। कुछ कुछ चीजें हैं वो नागपुरी का मुंडारी में दिखेगा, कुछ कुछ नागपुरी चीज का उराव में दिखेगा, कुछ उरावी गीत का प्रभाव नागपुरी में दिखेगा, कुछ मुंडारी में दिखेगा, यानी कि सब एक दूसरे का कुछ कुछ चीजें कॉमन है। तो उनका, बसंती जी का कहना यह है कि नागपुरी भाषा मन में
उनका जो जनजाति और गैर जनजाति की आपसी सहयोग से इस प्रकार की जो भाषा का उसमें विकास है, उसका जो साफा साफी इस प्रकार नागपुरी, उरांव और मुंडारी गीत में उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है, दिखता है। ठीक है, पहली शताब्दी से, अब देखिए यहां पर पहली शताब्दी से 64वीं ईस्वी, 64वीं ईस्वी, ठीक है, यानी पहली शताब्दी से 1947 तक, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहली शताब्दी से 1947 तक ये तो आधिकारिक रूप से झारखंड कर राजभाषा बन चुका है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको पता है कि जो झारखंड है वो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है, लेकिन ये जो है अविभाजित जो बिहार का हिस्सा था झारखंड, तो उस प्रकार के क्या चीजें हैं कि पहली शताब्दी से, यानी कि आप यहां पर झारखंड के मतलब आप समझिए नागपुर, इसको जो लोग नागपुर समझते थे, नागपुर एक देश के रूप में मानते थे जिसका राजा नागवंशी राजा लोग थे। तो यहां पर आपका झारखंड का उस समय, अब आपका बात हो रहा है 1947 का, यानी आजादी के समय की बात हो रहा है। आपको पता है कि उस समय हमारा झारखंड जो है बिहार का हिस्सा था, तो जो झारखंड के यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है नागपुर। ठीक है, तो पहली शताब्दी से लेकर के 1947 तक ये आधिकारिक रूप से नागपुर यानी झारखंड का राजभाषा बन चुका था। ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन में निश्चित रूप से पूछेगा और पूछ सकता है, इसका संभावना ज्यादा है कि नागपुरी भाषा का राजभाषा की अवधि क्या है। तो पहली शताब्दी 64 ईस्वी से लेकर के 1947 की अवधि को के समय के बीच में नागपुरी भाषा जो था वो झारखंड का आधिकारिक रूप से राजभाषा का के रूप में काम किया। ठीक है, चलिए, जेकर सबूत पूर्णा चिट्ठी पत्थर, पट्टा आप समझ रहे हैं कि अगर आप भूमि कानूनी व्यवस्था अगर आप पढ़ेंगे आपका जो CNT SPT वगैरह में, तो पट्टा जो है वो आपको समझ में आएगा कि जो बंदोबस्त होता है, जो DC होते हैं आपका जिला कलेक्टर वगैरह, तो वो आपको करते क्या है कि जो जमीन है उसको पट्टे पर दे देते हैं लोगों को जोत कोड़ करने के लिए, उसको बंदोबस्ती बोला जाता है, पट्टा के रूप में दे दिया जाता है, जमीन को बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो पट्टा, तो यानी कि इसका जो पूर्णा जो सबूत है वो चिट्ठी पत्र में, पट्टा में, और कोई शिलालेख समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग करते क्या है कि याद स्मृति के रूप में कुछ चीजें जो है वो पत्थर के शिला पर जो है लिखवा देते हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर जो शिला है वो बहुत माने जो है वो चिरकाल तक चलता है, उसका जो लिखा हुआ चीज है वो जल्दी मिटता नहीं है, और एक यादगार के रूप में शिलालेख पर जो है वो लिखवा देते हैं। तो यही सब चीज जो झारखंडी जो नागपुरी जो भाषा है वो सारा चीज का इतिहास आपको मिलेगा, और उसी के आधार पर, इस सबूत के आधार पर, कौन सा सबूत, चिट्ठी पत्र, पट्टा, शिलालेख के आधार पर हमको यह स्पष्ट होता है कि 64वीं ईस्वी से लेकर के 1947 तक ये आधिकारिक रूप से झारखंड का राजभाषा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पर देखिए, डॉक्टर बीपी केसरीकर मानक है कि भौगोलिक दृष्टि से नागपुरी भाषा सहित मुद्र क्षेत्र आयताकार पसंद है। अब आयताकार कहने का मतलब ये है, अब ये चीज आप लोग जानते हैं कि आयताकार का मतलब ये है कि आपका ये बिहार हो गया, और यहां से ये झारखंड हो गया। तो बिहार का ये हिस्सा चंपारण, पूर्णिया, पहले पसरा हुआ था, फैला हुआ था, मतलब कि बड़ा बड़ा जिला था। ये हो गया चंपारण, आपका सहरसा, और ये पूर्णिया, ये सब में, ये सब और झारखंड, ये क्षेत्र, तो ये पूरा जो है वो आयताकार क्षेत्र था। आयताकार क्षेत्र समझे कि नहीं? बिहार और झारखंड का मिला हुआ रूप में चंपारण, सहरसा, पूर्णिया और झारखंड का ये दक्षिण छोटानागपुर वगैरह जो ये था, ये आयताकार क्षेत्र में जो है वो क्या हुआ था, फैला हुआ था। ठीक है, तो नागपुरी भाषा जो विस्तार किया वो आयताकार में विस्तार किया था। ठीक है,
ये देखिए, ये बोल रहे हैं डॉक्टर बीपी केसरी। डॉक्टर बीपी केसरी का मानक है कि भौगोलिक दृष्टि से नागपुरी भाषा साहित्य का मूल क्षेत्र आयताकार बसरल है। इकर क्षेत्र लगभग में 30 से 35 हजार वर्ग किलोमीटर, 30 से 35 हजार वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। ई आपन किताब नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, निश्चित रूप से यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नागपुरी गीतों का में श्रृंगार रस, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस 1961 ईस्वी, किसका रचना है? डॉक्टर बीपी केसरी का है। उसमें क्या बोले हैं ये कि उसके जो 1900 जो है नागपुरी गीतों के श्रृंगार रस में जो 1961 का जनगणना हुआ था, उसमें ये उल्लेख करके बताए हैं कि लगभग में 3 करोड़ 50 लाख जो है वो नागपुरी बोलने वाले लोग हैं। यानी बिहार, ये 1961 है, ध्यान दीजिएगा, ये 1961 की जनगणना की बात बोल रहे हैं, यानी कि अभी भी अविभाजित झारखंड है। तो इसमें जो है इकर इस जनगणना में नागपुरी बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने थे? 3 करोड़ 50 लाख, 3.5 करोड़। आपको पता है कि अभी जो है 3 करोड़ 29 लाख 88 हजार समथिंग जो है 253 या फिर कुछ ऐसा झारखंड का भी वर्तमान 2011 के संसद के अनुसार में जनगणना मैंने आपका लोग है, जनसंख्या है। तो उस समय बात कर रहे थे 1961 में, यानी कि 3 करोड़ 50 लाख की बात कर रहे थे अविभाजित झारखंड का, जिसमें वो बिहार का हिस्सा था। ठीक है। तो आपको पता है कि बोल दिए कि आयताकार विस्तार में फैला हुआ था और उसमें लगभग में 3 करोड़ 50 लाख उस समय बोलवैया थे 1961 में। तो अब तो उसका और विस्तार बढ़ गया। ठीक है। तो ये सब चीज जो आपका नागपुरी गीतों, सबसे पहले तो इसमें ये जानना है कि डॉक्टर बीपी केसरी जो हैं वो नागपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ 50 लाख बताए हैं 1961 की जनगणना में, और उसका चर्चा कहाँ किए हैं? तो अपना जो की रचना है उनका नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, उसमें किए हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी अपना शोध प्रबंध नागपुरी भाषा, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहां से ही बनने वाला है। ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका यहां से ही बनने वाला है कि नागपुरी भाषा शोध प्रबंध, ये क्या है? शोध प्रबंध है। नागपुरी भाषा शोध प्रबंध किसने किया? तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी ने किया। ठीक है। और उसमें ये भी 1961 की जो जनगणना था उसमें ये भी अपना शोध प्रबंध नागपुरी भाषा में क्या क्या बोलते हैं, क्या चर्चा करते हैं कि चंपारण, सहरसा और पूर्णिया, चंपारण, सहरसा और पूर्णिया, ठीक है, में नागपुरी बोलक वाला कर ढेर संख्या है, इसने बताया है। यानी कि ये अपना जो है एक शोध प्रबंध है नागपुरी भाषा, उसका उसमें ये चर्चा किया है कि 1961 की जनगणना में के मुताबिक बिहार में चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में बहुत सारे लोग जो है नागपुरी बोलने वाले लोग थे। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे ये चीज, गिरधारी राम गोंजू अपना बांग्लादेश का शैक्षणिक भ्रमण यात्रा, शैक्षणिक भ्रमण यात्रा किसने किया? तो यहां पर ध्यान देने वाला है गिरधारी राम गोंजू, डॉक्टर गिरिराज इनका उपनाम है, डॉक्टर गिरिराज। ये अपना बांग्लादेश, कहां? बांग्लादेश, बांग्लादेश के शैक्षणिक भ्रमण यात्रा में जब वो कर रहे थे तो उसमें ये पाए कि इसका में नागपुरी भाषा भाषी का बड़ संख्या पाए। यानी कि जब ये गोंजू जी जो है डॉक्टर गिरिराज बांग्लादेश के शैक्षणिक भ्रमण यात्रा कर रहे थे तो उसमें ये पाए कि बांग्लादेश भी छूता नहीं है, वहां पर बहुत सारे संख्या में लोग जो है नागपुरी बोलने वाले लोग हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं, इससे ये साबित होता है कि इसका भौगोलिकता, ध्यान दीजिएगा भौगोलिकता की बात जो है यहां पर स्पष्ट हो रही है कि इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में कैसे जो है वो कहां कहां है। और हम बातें हैं आपका नागपुरी भाषा के विषय में। तो आपको पता है कि मागधी अपभ्रंश, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन यहां से निश्चित रूप से बनेगा, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश जन्मल नागपुरी भले डॉक्टर गियर्सन, कौन? डॉक्टर गियर्सन। डॉक्टर गियर्सन जो है वो क्या बोले हैं, ये जो डॉक्टर गियर्सन थे वो नागपुरी को क्या बोले कि ये भोजपुरी का, किसका? भोजपुरी का उपबोली है। क्या है? उपबोली है। ये गियर्सन बोले हैं, डॉक्टर गियर्सन क्या बोले हैं कि नागपुरी भोजपुरी का उपबोली है। लेकिन जो यहां के
जो नागपुरी प्रेमी थे, जो नागपुरी सेवी जो है, इसको सही ठाव जो है दिलाने के लिए जी जान से जुट गए और इसको सही जो है वो आपका स्थान दिए। और मैं आपको अगर बात करूं तो नागपुरी बोली को लोग कौन कौन लोग क्या क्या बोले हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, चर्चा कर दे रहा हूं इसका। ध्यान दीजिएगा कि डेटा देने में कोई कसर नहीं, आपको आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से जो डाटा महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से उसको दिया जाएगा, कोई कंजूसी नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले बात करेंगे हम गियर्सन का। गियर्सन ये क्या बोलते हैं नागपुरी भाषा के विषय में? ये बोलते हैं कि नागपुरी जो है वो भोजपुरी का उपबोली है, ठीक है। ये उपबोली बताए हैं, लेकिन डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी ये बोलते हैं, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, कि नागपुरी बिहार का स्वतंत्र भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली के जैसा ही चौथा जैसा ही चौथा स्वतंत्र भाषा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, डॉक्टर सौरभ कुमार गोस्वामी जो है वो क्या बोलते हैं कि नागपुरी जो है, नागपुरी बिहार का जो है स्वतंत्र भाषा, भोजपुरी, मगही, मैथिली, इस प्रकार भोजपुरी, मगही, मैथिली स्वतंत्र भाषा है बिहार का, उसी प्रकार से उसी के जैसा ही चौथा स्वतंत्र भाषा कौन है? नागपुरी है, ठीक है। ये क्या बोलता है? डॉक्टर सौरभ कुमार गोस्वामी बोलते हैं। और उसके बाद जो लोग हैं वो आपका नागपुरी भाषा के विषय में ये बोलते हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, डॉक्टर केसरी कुमार सिंह, नागपुरी भाषा को यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, नागपुरी भाषा को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर केसरी कुमार सिंह क्या बोलते हैं? ई बांसुरीकर भाषा है, ठीक है। डॉक्टर केसरी कुमार सिंह क्या बोलते हैं? ई बांसुरीकर भाषा है। फिर आपका डॉक्टर गिरिराज, मतलब गेधाई राम गोंझू, नागपुरी भाषा को
मांदर का भाषा है। क्या बोले हैं ये डॉक्टर गिरिराज ने गिरिराज गुंजू क्या बोले हैं कि मांदरकर भाषा है। नागपुरी क्या है? मांदरकर भाषा है। ठीक है। कुमारी बासंती, कुमारी बसंती जी क्या बोलती है नागपुरी भाषा के विषय में कि ई अपनैती जगायक वाला भाषा है के। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो केसरी कुमार सिंह बोलते हैं कि बांसुरी की भाषा है, गिरिराज बोलते हैं कि मांदर की भाषा है, कुमारी बासंती जी बोलते हैं कि ये अपनैती जगायक वाला भाषा है। ठीक है, तो ये सब चीज फैक्चुअल एकदम विथ फैक्ट किसी किताब में मिलेगा नहीं आपको, ये सिर्फ इस क्लास में मिलेगा एकदम फैक्ट विद डिटेल। तो ये सब जो है नागपुरी भाषा के विषय में अपना अपना थीसिस दिए हैं। नागपुरी कर पहल शिष्ट रचना, हम क्वेश्चन यहां से निश्चित रूप से बनने वाला है। नागपुरी कर पहल शिष्ट रचना 1626 ईस्वी में, नागपुरी कर 50वां राजा। आपका अगर मैं बात करूं, आपका कोई शिष्ट साहित्य वगैरह में 48वां देता है, लेकिन ये 50वां राजा यहां पर जिक्र है कि 1626 में 50वां राजा रघुनाथ नृपति, रघुनाथ नृपति जो है उनका जो है एक मिलता है आपका मैंने साहित्य का वो जो है आपका साक्ष्य मिलता है कि पहला जो सिख साहित्य का रचनाकार थे वो रघुनाथ नृपति थे। कौन थे ये? तो ये 1626 में पहला रचना किए थे, ये 50वां राजा थे नागवंश का। और ये जो है कृष्ण भक्ति धारा से, किससे? कृष्ण भक्ति धारा से ये जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो इसमें यही रचना करते थे, कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित ही रचना करते थे ये। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया होगा कि शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में अंतर क्या है। सर तो पढ़ा दिए होंगे, मैं बता रहा हूं कि शिष्ट साहित्य में जो है वो आपका लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में ये अंतर है कि लोक साहित्य जो होता है वो किसी भी रचनाकार के द्वारा रचना नहीं होता है, बल्कि ये मौखिक रूप से परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता है। ये सुना सुनाई चीजें हैं, इसका कोई ऑथेंटिक कोई स्रोत माने सोर्स नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। अगर लोक साहित्य जो है वो संपादित होता है, संकलित होता है, लेकिन उसमें कोई रचनाकार नहीं होता, बल्कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आदम काल से चला आता है। ठीक है, वो होता है लोक साहित्य। और शिष्ट साहित्य वो होता है जिसके रचनाकार होते हैं, जो अपने कलम अपने हाथों से उसको रचना करते हैं, उसको हम बोलते हैं शिष्ट साहित्य। ठीक है, अब देखिए क्या बोलते हैं कि नागपुरी कर गुण विस्तार और विशेषता कर चलते ईसाई मिशनरी मन एक धर्म प्रचार कर माध्यम बना ले। इतने भर नहीं, पहिल व्याकरण, अब यहां पर क्वेश्चन बनेगा, पहिल व्याकरण 1896 ईस्वी में फादर EH विटली जो है वहां पर नोट्स, यहां पर ये क्वेश्चन बनेगा। फादर EH विटली जो है, फादर EH विटली वो आपका पहला जो है व्याकरण की रचना 1896 में करते हैं, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर। ईसाई मिशनरी मन जो है यहाँ के लोगों को माने लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, उनको उनकी भाषा जानने के लिए, उनसे संपर्क बनाने का दो मुख्य कारण थे। पहला कारण क्या था कि यहाँ के लोग इतने मेहनती थे कि उनका जो है एफर्ट, उनका जो पोटेंशियल था, उनका जो ऊर्जा था, उसको कोई बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाना उद्योग में लगाना चाहते थे, तो उसके लिए उनका भाषा जानना जरूरी था। पहला कारण तो वो हो गया। और दूसरा कारण ये था कि वो अपना धर्म प्रचार करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो एक संगठनात्मक रूप से जुड़ पाए और उनका जो मन और वृत्ति, जो रहन सहन है, वो कुछ उस प्रकार हो जाए। ठीक है, ये दो कारण से ईसाई मिशनरी मन जो है, ईसाई मिशनरी लोग जो है यहाँ आए और यहाँ की भाषा के विषय में जानना चाहे, और उसी के क्रम में 1896 ईस्वी में फादर EH विटली जो है नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर का रचना किए। ठीक है, फिर बाद में नागपुरी पत्र पत्रिका छिटपुट सही मगर बराबर छपते रहे, हिया तक की सरकारी
पत्रिका आदिवासी कर शुरू कर 4 अंक नागपुरी में छपल, ठीक ना। तो एक में ये कहल गया है कि शुरुआत में भी कुछ कुछ छिटफुट रचना जो है वो आदिवासी पत्रिका वगैरह में छपत रहे, लेकिन एक जो शुरुआत रहे 1896 में ही हो गए रहे, क्योंकि वो हमें एच व्हिटली नागपुरी में रचना व्याकरण का रचना करला शुरू कर रहे हैं। तो हमने ये देखब कि नागपुरी कृषि साहित्य में नवा नवा विधा मिलेला। नागपुरी ई ठाव खातिर करना महत्व रखेला, इकर पता इधर से चलेला कि जब 27 जुलाई, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनी, अपने मन ध्यान दो कि 27 जुलाई 1957 ईस्वी के आकाशवाणी रांची का स्थापना होला। अपने मन ध्यान देवे के होई कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकेला, 27 जुलाई 1957 ईस्वी के आकाशवाणी रांची का स्थापना होला, ठीक है। तो जोन झारखंडी भाषा ग्रामीण कार्यक्रम, यहाँ पर भी ध्यान देव रोगे मन, ग्रामीण कार्यक्रम शुरू करल गेल उ रहे नागपुरी। इकर पहले जब रांची में रेडियो स्टेशन नहीं रहे तो 1948 ईस्वी में, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनी, 1948 ईस्वी में आकाशवाणी पटना का स्थापना करल गेला। तब हुआ नागपुरी लोग गायक नागपुरी गीत गावे खातिर बोलाल जाए रहे। तो ये कहे का मतलब है कि 1948 में जब पटना आकाशवाणी की स्थापना हो रहे तो नागपुरी गीत गवैया मन के बोलाल जाते रहे वहां। उकर बाद में जब 27 जुलाई 1957 के रांची के जब स्थापना होलक तो में ग्रामीण कार्यक्रम शुरू होलक और नागपुरी के भाषा का विस्तार, व्यापकता, प्रचार प्रसार खूब जोर से बढ़लक, ठीक ना। हम आगे देखो नागपुरी व्याकरण कर दरकार। तो हर देश में भाषा कर 3 रूप भेटाएला, बोली, परिचित भाषा और राष्ट्रभाषा। हम इकर कुछ देर पहले चर्चा कर रही। जोन स्थानीय बोली कर प्रयोग आम आदमी अपन समूह घर में करेला, बोली कहेला। प्रचलित व्याकरण में अब देखो रौरे मन यहाँ पर ध्यान दो, प्रचलित व्याकरण में फादर पीटर शांति नौरंगी नागपुरिया सदानी, यहां से क्वेश्चन एक उठी, नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण 1965 में, ठीक बा। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर जो बहन, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय 1970 ईस्वी, और श्रवण कुमार गोस्वामी कर शोध प्रबंध रहे नागपुरी भाषा। एखन कर मूद व्याकरण किताब रूप में मिलेला। और एक चौथा किताब जो बहन वो हमने के बीच में बहन, हमने मन कर बीच में बहन, नागपुरी सदानी व्याकरण शकुंतला मिश्र और उमेश तिवारी कर छपल, उहे हमने के मान्यता बहन और उकरे पढ़े के बहन हमने के इस सिलेबस में। तो मेनली जो बहन ई व्याकरण कर किताब एक साक्ष्य मिलेला कौन में, तो पीटर शांति नौरंगी कर जो है रचना बहन ई नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण 1965 ईस्वी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय 1970, श्रवण कुमार गोस्वामी कर शोध प्रबंध बहन नागपुरी भाषा। इहे एक बहन मूल स्रोत बहन नागपुरी भाषा कर व्याकरण के। अब हमनी कर देखब यहाँ से और मन के बीच में जो ये नोट्स बहन काफी महत्वपूर्ण बहन, और यहां से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनी, निश्चित रूप से। पहला रचना हुई रहे नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा चोर नागपुर, एच व्हिटली कर द्वारा 1896 में, और एक लिपि रहे रोमन, अंग्रेजी में लिखल गए रहे। फिर दूसरा रचना बोलक ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ग्रामर तो बहन अब यहां पर नागपुरिया सदानी लैंग्वेज में कोनराड बुक आउट किलन रचना इकर कब 1906 में रचना किलन, लेकिन 1914 में एकर प्रकाशन होला। दूसरा रचना होला कि तीसर में का होला कि ई सब दोनों फेल हो गेला, इकर में ज्यादा प्रभाविकता न मिलल। तो फिर से एच व्हिटली प्रयास कर नोट्स, तो ध्यान दे कि यहां भी नोट्स लिखला, यहां भी नोट्स लिख लें, नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी। इनकर कौन दूसरा रचना कौन रहे व्याकरण में, नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, एच व्हिटली 1914 में लेकर आ रहे हैं। फिर बाद में क्या होला, चौथा भाषा मैंने चौथा किताब व्याकरण की रचना होला लैंग्वेज हैंडबुक, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, फादर हेनरिक फ्लोर, एक रचना कल 1931 में, ठीक बा। अब देखो रुगमन,
और सिंपल सदानी ग्रामर। फिर जो बहन जब ईसाई मिशनरी मन अपन व्याकरण करके देख लेना कुछ प्रभाव नहीं पड़ल, तो अ सिंपल सदानी ग्रामर फादर पीटर शांति नौरंगी, फादर पीटर शांति नौरंगी 1956 में सिंपल सदानी ग्रामर ना, कौन? सिंपल सदानी ग्रामर नौरंगी जी 1956 में लेकर के आना है। फिर बाद में क्या बोले कि नागपुरी भाषा और साहित्य, नागपुरी भाषा और साहित्य प्रोफेसर केसरी कुमार 1959 में लेकर के आना है नागपुरी भाषा और साहित्य। ध्यान दो, क्वेश्चन यहां से जरूर पूछी, नागपुरी भाषा और साहित्य प्रोफेसर केसरी कुमार, ठीक बा, यहां से जरूर पूछी। तो नागपुरी भाषा और साहित्य जो बहन ये केसरी कुमार सिंह 1959 में रचना कर लें। फिर बाद में नागपुरिया सदानीकर व्याकरण, नागपुरिया सदानीकर व्याकरण। ऐसे एक चीज और भी है, नागपुरिया सदानी बोलीकर, यहां पर हुई बोलीकर व्याकरण 1965 में फादर पीटर शांति नौरंगी लेकर के आना है, ठीक बा। अब देखो हमारे आगे नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी 1971 ईस्वी। नागपुरी भाषा, नागपुरी भाषा और साहित्य अलग है बीपी केसरी। डॉक्टर जो हुआ नागपुरी भाषा और साहित्य प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह 1959 में कल। और ध्यान दो कि नागपुरी भाषा एक रचनाकार हैं डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी 1976 ईस्वी। नागपुरी भाषा और साहित्य किसका? डॉक्टर केसरी कुमार सिंह का, मैंने जो है केसरी कुमार। और नागपुरी भाषा किसका? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का। कंफ्यूजन वाला चीज था इसलिए बता दिए। दरपुरवा व्याकरण, दरपुरवा माने होता है आधा अधूरा, किस क्या होता है? आधा अधूरा व्याकरण, मनोहर मिंजकर 1976-77। और फिर नागपुरी सीखूं पत्रिका वगैरह में छपता था डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का 1987। ये है आपका पूरा का पूरा नागपुरी भाषा का इतिहास, ठीक है। आज हम लोग इतना ही जानेंगे नागपुरी भाषा के विषय में। बाकी की जो क्लास होगी बिल्कुल फैक्ट ऑथेंटिक डाटा के साथ में, और हमारा जो भी क्लास होगा उसमें जो है बिल्कुल डिटेल एंड फैक्ट बेसिस क्लास होंगी। वही डाटा दिया जाएगा जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सब कुछ सही चलेगा। और एक चीज और कि जो पेड कोर्स वाले जो लोग हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, क्योंकि बहुत सारा जो उनका डाउट है उसमें क्लियर किया जाएगा और आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।